विपक्षी मिशन में सब पर भारी पड़े नीतीश ने वो कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। क्या जेपी की भूमिका निभाने के लिए तैयार है नीतीश कुमार? कोई कुछ भी कहे, पर सच्चाई यही है कि नीतीश कुमार अपने विपक्षी एकता मिशन में कामयाब हो गए हैं। एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाने वाले राजनीतिक दलों को एक मंच पर लाना नीतीश कुमार की सबसे बड़ी कामयाबी है। कांग्रेस रहित विपक्ष का कंसेप्ट लेकर विपक्षी नेताओं को गोलबंद करने में ममता बनर्जी कामयाब नहीं हुई। नीतीश ने कांग्रेस के धुर विरोधी ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल को एक मंच पर लाकर साबित कर दिया कि सियासी हुनर में वे सब पर भारी हैं। बिहार के राजनीतिक रिवाज और अंदाज में 90 के दशक के बाद ऐसा बदलाव आया कि जातीय जनाधार के बिना किसी नेता का उत्थान संभव नहीं था। लालू यादव ने मंडल कमंडल की लड़ाई में अपनी पकड़ दलित और पिछड़ी जातियों के साथ मुसलमानों में ऐसी बना ली कि लगातार वो 15 साल तक बिहार की सत्ता के शीर्ष पर रहे। लालू की राजनीति की धुरी उनकी 14% अहिर जाति बनी रही, जिसकी संख्या ओबीसी में सबसे अधिक मानी जाती है। इसके ठीक उलट नीतीश कुमार की राजनीति रही। वे जिस कुर्मी जाति से आते हैं उसकी आबादी बिहार में महज 2 से 3% है। इसके बावजूद वे लगातार 18 साल से बिहार के सीएम बने हुए हैं। तो यह स्वीकारने में किसी को हिचक नहीं होनी चाहिए कि सबको साथ लेकर चलने की उनमें अद्भुत क्षमता है। अभी लालू के पुत्र तेजस्वी यादव नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम बने हुए हैं। नीतीश कुमार का यह राजनीतिक कौशल है कि कम समय में उन्होंने 1.5 दर्जन विपक्षी दलों को एक मंच पर बिठा दिया। नीतीश की राजनीतिक कुशलता के आकलन के लिए इतना ही बताना पर्याप्त होगा कि आपस में टकराते रहने वाले, एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाने वाले दल भी साथ बैठने को तैयार हो गए। अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी जैसे नेता कांग्रेस को देखना नहीं चाहती। ममता बनर्जी ने भी विपक्षी एकता की मुहिम शुरू की थी, लेकिन उसमें कमी यह थी कि वे कांग्रेस रहित विपक्ष का कॉन्सेप्ट लेकर चल रही थी। नीतीश कुमार ने तब तक कदम नहीं बढ़ाया जब तक कांग्रेस विपक्षी एकता के लिए तैयार नहीं हुई। कांग्रेस से ममता की नफरत का आलम यह है कि हाल ही में कांग्रेस के टिकट पर और लेफ्ट के समर्थन से उपचुनाव जीतकर आए इकलौते विधायक को ममता ने अपनी पार्टी टीएमसी में शामिल करा लिया। आम आदमी पार्टी को कांग्रेस से इतनी चीड़ है कि उसके नेता कांग्रेस के सामने अब भी यह शर्त रखते हैं कि दिल्ली और पंजाब को कांग्रेस भूल जाए तो वे मध्य प्रदेश और राजस्थान में अपने उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। अगर ऐसे नेता विपक्षी एकता के लिए कांग्रेस के साथ बैठकर बातचीत करने को तैयार हो जाए तो इसका सारा श्रेय नीतीश कुमार को ही जाता है। बिहार में लगातार नीतीश गठबंधन की ही सरकार चलाते रहे हैं। लंबे समय तक वे बीजेपी के साथ रहे तो दूसरी बार महागठबंधन के साथ सरकार चला रहे हैं। विपक्षी एकता मिशन की कामयाबी को लेकर बीजेपी के अलावा राजनीतिक जानकार भी संदेह जताते रहे हैं, पर नीतीश को इसमें कोई संदेह कभी नहीं रहा। शायद इसीलिए कि उन्होंने विपक्षी एकता की कामयाबी पहले देखी है। 1974 में शुरू हुए छात्र आंदोलन को समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण का नेतृत्व मिला था। नतीजा यह हुआ कि इमरजेंसी के बाद सन 1977 में लोकसभा के चुनाव हुए तो कांग्रेस के सामने तमाम विपक्षी दल जनता पार्टी नाम की नई पार्टी के बैनर तले एकजुट हो गए। विपक्ष की इस सामूहिक लड़ाई का परिणाम यह हुआ कि इंदिरा गांधी तो चुनाव हारी ही, उनकी पार्टी कांग्रेस का दक्षिण के कुछ राज्यों को छोड़ बाकी राज्यों में सफाया हो गया। देश में जनता पार्टी की सरकार बनी और मोरारजी देसाई पीएम बनाए गए। ये सवाल इसलिए उठता है कि उस वक्त जेपी ने विपक्ष को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसमें उन्हें कामयाबी भी इसलिए मिली कि उन्होंने सक्रिय राजनीति में लौटने से इनकार कर दिया था। यानी ना उन्हें सीएम बनने का शौक था और न ही पीएम बनने की ललक मन में थी। जेपी सिर्फ सत्ता परिवर्तन ही नहीं चाहते थे, बल्कि वे तो व्यवस्था परिवर्तन के पक्षधर थे। उनका स्पष्ट मत था कि व्यवस्था बदले बगैर जनता की समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। जेपी जनता पार्टी के सदस्य भी नहीं थे। जेपी के प्रयासों से सरकार उखड़ गई थी। तब से ही विपक्षी दलों के मन में अक्सर यह तस्वीर उभरती रहती है कि अगर विपक्ष एकजुट हो जाए तो किसी को सत्ता से बेदखल करना मुश्किल नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश में जुटे नीतीश कुमार जेपी की भूमिका में आने को तैयार हैं? इसके लिए तो उन्हें सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी और पीएम पद की लालसा त्यागनी होगी। हालांकि उस दौर की राजनीति और आज की राजनीति में बड़ा फर्क है। नीतीश इस फर्क को बखूबी समझते हैं।
सीएम पद पर रहते हुए जब वे 16 प्रमुख दलों को पटना में एकजुट कर सकते हैं तो फिर आगे कुछ भी वे संभव कर सकते हैं। जेपी बनने के लिए नीतीश को कई कड़े मानदंडों से गुजरना होगा। उनमें सबसे पहली शर्त सामने दिखेगी भ्रष्टाचार का विरोध। नीतीश तो उन दलों के साथ लाने में लगे हैं जिनके नेता भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं। कांग्रेस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी से लेकर उनके बहनोई वाड्रा तक केंद्रीय जांच एजेंसियों की आग पहुंच चुकी है। लालू यादव का परिवार लैंड फॉर जॉब जैसे भ्रष्टाचार के ताजा मामले में अब भी उलझा है। ममता बनर्जी की पार्टी के नेताओं को अभी छोड़ दे तो ममता के भतीजे और उनके ससुराल के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों की जांच चल रही है। अरविंद केजरीवाल के दो मंत्री घोटाले के आरोपों में अभी जेल में हैं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन सीबीआई, ईडी और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में उलझे हुए हैं। एकजुटता के लिए बेचैन ऐसे 14 दल अपने नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण केंद्रीय एजेंसियों के केंद्र सरकार की ओर से दुरुपयोग की शिकायतों के साथ सुप्रीम कोर्ट भी गए थे। अगर भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे ऐसे दलों को नीतीश साथ लाना चाहते हैं तो फिर उनमें जेपी की छवि देखने वालों को कमी जरूर नजर आई। हालांकि सभी विपक्षी दलों ने सीबीआई, ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों को सरकार का तोता कर अपने अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। जांच के फैसलों पर सबकी नजर है। बहरहाल पटना में सभी प्रमुख विपक्षी दलों को एकजुट कर नीतीश ने देश भर में अपनी धाक जमा ली है। आज की राजनीति में कोई जेपी तो नहीं बन सकता मगर उनकी भूमिका को जरूर निभा सकता है। नीतीश जेपी की भूमिका को साधने में जुटे हैं। देखना यह है कि वे कितना सफल होते हैं। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।